मैट्रिसेस टॉपिक पे ही जेईई एडवांस 2017 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी 3x3 मैट्रिसेस M विथ एंट्रीज फ्रॉम 0 1 2 आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ M ट्रांसपोज M इज 5। तो मान लीजिए कि जो 3x3 मैट्रिक्स M है उसके एलिमेंट इस तरह है U1 U2 U3, यानी कि जो पहला रो वेक्टर है उसका नाम हमने U वेक्टर कह दिया है। दूसरा जो रो वेक्टर होगा उसका नाम V वेक्टर कर देते हैं। तीसरा जो रो होगा उसका नाम W कर देंगे। तो जो दूसरा रो होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसका नाम V1 V2 V3 कर दिया। इसका नाम कर दिया W1 W2 W3। अब M ट्रांसपोज हो जाएगा U1 U2 U3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा V1 V2 V3 और यहाँ हो जाएगा W1 W2 W3। हमने इस मैट्रिक्स M के डिफरेंट रोज हैं उनका नाम दे दिया। ये वाला रो हो गया U वेक्टर, ये वाला सेकेंड रो हो गया V वेक्टर, ये थर्ड रो हो गया W वेक्टर। अब हम लोग M इंटू M ट्रांसपोज करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत है सिर्फ डायगोनल एंट्रीज की। तो डायगोनल एंट्रीज कैसी होंगी वो देखिए। पहला रो U1 U2 U3 है और पहला कॉलम इसका क्या है U1 U2 U3। तो डायगोनल का जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट रो इधर से और फर्स्ट कॉलम इधर से मल्टीप्लाई करने पे। तो क्या मिल जाएगा? U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर। यानी कि ये जो पहला एलिमेंट होगा इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड नोटेशन में लिखें तो इसको लिख सकते हैं UI स्क्वायर समेशन, या इस पहले एलिमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि U डॉट U वेक्टर। हमने जब ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पढ़ाया था तो उसमें भी इसी नोटेशन का यूज किया था। तो डायगोनल का जो पहला एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या बनेगा? समेशन UI स्क्वायर, यानी कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर। उसी तरह जब हम लोग डायगोनल का सेकेंड एलिमेंट लेंगे यहाँ पे तो ये एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेकेंड रो इधर M से और सेकेंड कॉलम इधर से। तो वो क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखें तो लिख सकते हैं समेशन VI स्क्वायर। उसी तरह डायगोनल का जो तीसरा एलिमेंट होगा ये हो जाएगा समेशन WI स्क्वायर। और बाकी एलिमेंट क्या होंगे उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बाकी एलिमेंट हो जाएंगे U डॉट V, यहाँ आ जाएगा U डॉट W। बहुत सिंपल नोटेशन है। अगर आप इन तीनों रो वेक्टर को U V W वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं पूरा M M ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स होगा। देखिए M इंटू M ट्रांसपोज करने पे ये मैट्रिक्स आएगा, लेकिन मुझे ज़रूरत है सिर्फ डायगोनल एंट्रीज की। तो ये क्या है? U डॉट U क्या हो गया? U वेक्टर को खुद के वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेना, यानी कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर। V डॉट V क्या हो जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर। तो जब हम लोग सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज करेंगे तो क्या आएगा? आपको उस सम में, जिसको हम लोग ट्रेस भी कहते हैं, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होता है? ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो जो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है उसमें 9 टर्म्स होंगे। किस तरह के टर्म होंगे? पहला होगा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर। इसी तरह V1 के 3 टर्म्स आएंगे, फिर W1 स्क्वायर आएगा प्लस W2 स्क्वायर आएगा प्लस W3 स्क्वायर आएगा। तो इसमें टोटल 9 टर्म्स होंगे। दे रखा है कि इसका सम 5 है और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो भी एंट्रीज हैं M मैट्रिक्स की वो या तो 0 है, 1 है या 2 है। यानी कि U V W के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 1 2 हो सकते हैं। यानी कि ये सारे जितने भी टर्म्स हैं वो क्या हो सकते हैं? 0 1 और 4 हो सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या है? 0 1 2 हो सकते हैं। तो उनका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 0 1 4 ही हो सकता है। तो इस 9 टर्म्स में से हर टर्म की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0 1 4 होगी। अब सम अगर 5 हो रहा है तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 5 हो रहा है इसका मतलब ये 1 प्लस 4 हो जाए और बाकी सारे 0 हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी होगी। और सम के 5 होने की दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 5 एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 1 है, यानी कि उनका स्क्वायर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाए और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं। तो ये 2 पॉसिबल केस इस क्वेश्चन में हो सकता है जिसमें सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 5 हो। क्योंकि देखिए सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज में कितने टोटल टर्म्स हैं? 9 टर्म्स हैं और हर टर्म 0 1 या 4 हो सकता है। तो 5 होने का एक तरीका तो ये है कि एक कोई 1 हो, दूसरा 4 हो और बाकी सारे 0 हो जाएं। या 5 होने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5 एलिमेंट उसमें से 1 हो और रिमेनिंग 4 जो है वो 0 हो जाएं। तो अब दोनों केसेज में हम लोग काउंट करते हैं कि कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। पहले केस में क्या हो रहा है? 1 प्लस 4। फर्स्ट केस में ये होगा कि कोई एक एलिमेंट 1 है और कोई एक एलिमेंट 2 है और बाकी सारे 0 हैं। तो आउट ऑफ 9 प्लेसेस
2 को आपको किसी एक प्लेस पे डालना है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट दैट प्लेस फॉर 2, यानी कि 2 को रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, 9 एलिमेंट्स हैं और आपको 2 कहीं पे रखना है, तो आप 9 वेज में रख सकते हैं, यानी कि इस 2 एलिमेंट को आप कहीं भी डाल सकते हैं। एलिमेंट 2 होगा तभी तो उसका स्क्वायर 4 होगा ना, तो इस 2 को आप इस 9 प्लेसेज में से किसी एक प्लेस पे डाल दीजिए, यानी कि 9 वेज हो गया। अब बचा ये 1, इस 1 को आप रिमेनिंग 8 प्लेसेज में कहीं डाल दीजिए, यानी कि 9 × 8 हो गया फर्स्ट केस का। यानी कि फर्स्ट केस में नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 9 × 8 72। अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में क्या है, 5 एलिमेंट्स जो है वो 1 है और रिमेनिंग 4 0 हैं। तो जो जो एलिमेंट्स 1 है उनके लिए आपको 5 प्लेसेज सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 9 प्लेसेज। तो 9 में से 5 प्लेस सेलेक्ट करना है, चूज करना है। कितने वेज में कर सकते हैं, 9C5 वेज में। और आपने जैसे ही 1 के लिए प्लेस सेलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग जो भी 4 प्लेसेस बचा वो ऑब्वियसली 0 का प्लेस हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड केस है उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, 9C5, और 9C5 की वैल्यू होती है 126। तो फर्स्ट केस में 72 मैट्रिसेस पॉसिबल हुए हैं, सेकेंड केस में 126, दोनों को ऐड करिएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 198। अब इस क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने सेकेंड केस में 1 के लिए 5 प्लेस सेलेक्ट करना था तो आपने 9C5 कर दिया, लेकिन जब फर्स्ट केस की बारी हो रही थी तो आपको क्या करना था, आपको 1 चाहिए और 2 चाहिए एलिमेंट में। तो इस 1 और 2 के लिए भी तो आप 9C2 वेज में प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप वैसे करने का जिद करते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, 1 और 2 2 एलिमेंट हैं, इसके लिए आउट ऑफ 9 प्लेसेस 2 प्लेसेस सेलेक्ट करना है, तो 9C2 वेज हो गया। लेकिन अब आप इसमें यह भी ध्यान दीजिए कि ये क्या है, 1 है और ये 2 है। तो जितने भी प्लेस आप सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1 को हमने यहाँ रखा और 2 को यहाँ रखा, लेकिन ये 1 और 2 आपस में भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं, आपस में भी फैक्टोरियल 2 वेज में अपना अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, और जब अरेंजमेंट चेंज होगा तो मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट केस में इस तरीके से करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट 2 चाहिए आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स, तो आपने इन दोनों के लिए 9C2 वेज में प्लेस सेलेक्ट किया कि कहाँ कहाँ ये दोनों होंगे, लेकिन होने के बाद ये फैक्टोरियल 2 वेज में आपस में अरेंजमेंट करेंगे 1 और 2, क्योंकि देखिए 1 और 2 डिस्टिंक्ट हैं। इस वाले केस में क्या हुआ था कि सारे 1s हैं, यानी कि इनका आपस में कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सकता है, आपस में कुछ अरेंजमेंट करेंगे तो भी सेम मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो फर्स्ट केस में अगर आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9C2 वेज में आपको मिलेगा नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर 1 and 2, इसको कर दीजिए फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई, तो दिस विल गिव यू 72 विच इज नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस जब एक एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट 2 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो 72 हो गया फर्स्ट केस का। सेकेंड केस में नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो गया 126, टोटल आंसर हो गया 198। JEE Advanced 2018 का प्रॉब्लम है, लेट P be a matrix of order 3x3 such that all the entries in P are from the set -1 0 1, then the maximum possible value of the determinant of P is क्या होगा। तो मान लीजिए ये 3x3 मैट्रिक्स P मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगर हम लोग अलॉन्ग द फर्स्ट रो एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा, A1 × B2C3 माइनस ये आ जाएगा B2C2, फिर यहाँ आएगा माइनस B1 × A2C3 माइनस A3C1, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस C1 × A2B3 माइनस A3B2। तो ये तो हुआ डिटर्मिनेंट फाइंड करने का स्टैंडर्ड रूटीन फॉर्मूला। इसी में एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप क्या करिए, देखिए इस मेन डायगोनल से स्टार्ट करिए। ये जो डायगोनल है ना, इसको कहते हैं मेन डायगोनल। इस डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डिटर्मिनेंट में पहला तो आएगा A1 B2 C3, A1 B2 C3, और उसके बाद क्या करिए कि इस मेन डायगोनल के पैरेलल जो भी डायगोनल बन रहा है ना उसको भी मल्टीप्लाई करिए। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब A2 B3 ही है, 2 ही एलिमेंट हैं, तो तीसरा कहाँ से आएगा। आप ऐसे देखिए कि हर प्रोडक्ट में आपको एक एलिमेंट A का होता है, एक B का होता है और एक C का होता है। तो यहाँ A2 B3 है तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा C1 से,
और C1 से इसलिए आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट के हर टर्म में एक सबस्क्रिप्ट 2 है, एक सबस्क्रिप्ट 3 है, तो तीसरा सबस्क्रिप्ट 1 का होना है। यानी कि पहला टर्म तो बहुत सिंपल है, A1 B2 C3 ऐसे किया। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A2 B3, और A2 B3 के बाद क्या बचेगा, बहुत सिंपल है, A2 हमने कर दिया, B3 कर दिया। तो आप वैसे भी सोचिए ना कि A और B का टर्म ले लिया है तो बचा किसका टर्म भाई, बचा C का टर्म, और 2 और 3 कर दिया है तो C1 हो गया, बहुत सिंपल है। प्लस करिए इसका A3, अब इस A3 के साथ क्या होगा, ये B1 C2 आएगा क्योंकि यही है ना पैरेलल डायगोनल, इसके पैरेलल है, तो A3 इंटू B1 C2 हो जाएगा। A3 किया B1 C2, तो ये तो हुए 3 पॉजिटिव वाले टर्म जो मेन डायगोनल के पैरेलल के कारण आते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे आए, ये 3 टर्म हुए। अब उल्टे डायरेक्शन में लेते हैं। उल्टे डायरेक्शन में बोलने का मतलब ये हुआ कि आप इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। इससे जो आपको टर्म्स आ रहे हैं सब में आप माइनस लगाइए, तो माइनस लगा के देखिए क्या होता है, माइनस आ जाएगा A3 B2 C1 माइनस A3 B2 C1, फिर आ जाएगा माइनस, अब अगला टर्म क्या होगा, B3 C2, B3 C2 हो गया, बचा क्या, A का टर्म, कौन सा टर्म, 3 आ गया, 2 आ गया, तो 1 वाला टर्म, यानी कि B3 C2 A1 आएगा। तो ये आ जाएगा B3 C2 A1 माइनस आ जाएगा, अब तीसरा क्या आ जाएगा, C3, तो C3 के आगे क्या आएगा, A2 B1, ये वाला, क्योंकि इस डायगोनल के पैरेलल की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा माइनस C3, फिर आएगा A2 B1। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका होता है कि आप पहले मेन डायगोनल से स्टार्ट करिए, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इधर वाले को किया, फिर इधर वाले को किया, 3 पॉजिटिव टर्म्स आ गए, मेन डायगोनल इसको कहते हैं। तो इसके पैरेलल वाले जितने टर्म्स हैं ना, एक डायगोनल में 3 टर्म्स होंगे, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। A1 B2 C3 ये तो बहुत सिंपल है। अब A2 B3 है तो एक टर्म मिसिंग है, वो कहाँ है, ये C1 है, क्योंकि A आ गया, B आ गया तो C का टर्म चाहिए, और 2 आ गया, 3 आ गया तो 1 सबस्क्रिप्ट चाहिए, यानी कि A2 B3 C1, एक ये हो गया। फिर आते हैं थर्ड में, तो क्या हो गया, A3। अब A3 के बाद बचा कौन, B1 C2, तो A3 B1 C2 आ गया। तो ये देखिए, ये 3 पहले टर्म जो हुए इन सब में प्लस रहेगा क्योंकि वो इस मेन डायगोनल के पैरेलल हैं। अब इसका उल्टा करेंगे कि इधर वाले जो डायगोनल्स हैं A3 B2 C1 तो माइनस आएगा क्योंकि इनका डायरेक्शन उल्टा है। तो ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो आप जिस भी तरीके से करिए, मान लीजिए कि आपने डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला लिख लिया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप ये सोचिए। इस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले में कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, और हर टर्म की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ऑल द एंट्रीज इन P आर फ्रॉम -1 0 1, यानी कि हर टर्म, कोई भी आप टर्म के पास जाइएगा A2 B3 C1 और पूछिएगा कि बेटा तेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सिंपल है, बोलेगा कि मेरा मैक्सिमम तो 1 हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों ना डेल्टा की वैल्यू 6 हो जाए, लेकिन डेल्टा की वैल्यू 6 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो 3 पॉजिटिव वाले टर्म है इनकी वैल्यू +1 हो, और ये जो 3 माइनस के साथ हैं इनका वैल्यू -1 हो, तभी डेल्टा की वैल्यू 6 हो सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 हो सकती है। डेल्टा की वैल्यू तभी 6 होगी जब ये तीनों टर्म 1 1 1 हो और ये तीनों टर्म -1 -1 हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचिए। मान लीजिए कि आप इस मैट्रिक्स के जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट लिखते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम देते हैं E। तो E क्या हो जाएगा, A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2, फिर आएगा A3 B3 C3। ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस प्रोडक्ट को आप अगर फैक्टराइज करें तो इस 3 फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, हर एलिमेंट एक बार है, ठीक है, A1 भी एक बार है, B1 भी एक बार है, C1 भी एक बार है। तो आप इन तीनों टर्म्स के फैक्टर के रूप में इसको लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, आप लिख लीजिए तो आराम से आ जाएगा। A1 B2 C3 कर दीजिए, फिर उसके बाद कुछ और टर्म आएगा, फिर कुछ और टर्म आएगा। तो अगर आप इन तीनों टर्म्स के फैक्टर के रूप में इसको लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, 1 × 1 × 1, यानी कि ये प्रोडक्ट आ गया 1। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप इस पूरे प्रोडक्ट को इन तीनों के फैक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इन तीनों में भी A1 एक बार है, A2 एक बार है, A3 एक बार है, यहाँ भी A1 एक बार है, A2 एक बार है, A3 एक बार है, B3 एक बार है, तो B3 यहाँ भी एक बार है। तो आप इस लंबे वाले प्रोडक्ट को इन तीनों टर्म्स में भी फैक्टराइज कर सकते हैं।
जब आप इन तीनों टर्म्स में फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, -1 -1 -1 दिस इज इक्वल टू -1। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है कि ये जो प्रोडक्ट ई है एक बार 1 हो जाए और एक बार -1 हो जाए, यानी कि ये पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट है कि ये तीनों टर्म 1 1 1 हो जाए और ये तीनों टर्म -1 -1 -1 हो जाए, ये हो नहीं सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है। तो 6 तो नहीं हो सकता है। अब ट्राई करते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 हो सकती है। 5 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 6 के लिए हमने बताया था कि ये तीनों 1 हो जाए, ये -1 -1 -1 हो जाए तो 6 हो जाएगा। 5 के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो 6 टर्म है ना, देखिए टोटल तो 6 टर्म है, इस 6 में से 5 टर्म क्या हो जाए, 3 -1 -1 और किसी एक टर्म को 0 होना पड़ेगा, तभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 होगी। आप यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 होने का मतलब ये है कि जो 6 टर्म है वो तो कुछ +-1 वगैरह आते रहें ताकि 5 हो जाए और कोई एक टर्म 0 हो जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक टर्म 0 हो। क्यों, सोचिए, कोई एक टर्म 0 हो, मान लीजिए कि किसी एक अभागे को पिक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो तुम 0 हो जाओ, A2 B1 C3। अगर ये 0 है इसका मतलब इन तीनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। लेकिन जो भी एलिमेंट 0 होगा वो कहीं ना कहीं और तो होगा ही, क्योंकि देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसके जो भी एलिमेंट है A1 B1 C1 जो भी एलिमेंट है ये इस पूरे एक्सपेंशन में 2 जगह आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि B1 0 है, तो अगर B1 0 है तो B1 यहाँ पे भी है, ये भी 0 हो जाएगा। उस केस में फिर डेल्टा की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 5 होने का मतलब है कि इस 6 में से कोई एक टर्म 0 हो जाए। अगर एक टर्म कोई 0 है, मान लीजिए कि ये वाला टर्म 0 है, तो उसमें से कोई एक एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा, लेकिन वो एलिमेंट और कहीं ना कहीं किसी और टर्म में तो होगा ही, तो वो वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर B1 0 है तो B1 यहाँ पर भी है तो ये भी 0 हो गया, यानी कि डेल्टा की वैल्यू 5 पॉसिबल नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि डिटर्मिनेंट इसका 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। और 6 से ज़्यादा क्यों नहीं होगा, 6 से ज़्यादा तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए टोटल 6 ही टर्म है और हर टर्म की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू डिटर्मिनेंट की तो 6 ही हो सकती है, 7 8 9 तो हो ही नहीं सकती है। हमने दिखा दिया कि 6 भी पॉसिबल नहीं है, फिर दिखा दिया कि 5 भी पॉसिबल नहीं है। अब 4 पे दाव खेलते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 हो जाए। ये पॉसिबल है। 4 होने का मतलब ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो ये जो पहला एलिमेंट है ये आपको कहीं से 2 का कंट्रीब्यूशन दे दे और दूसरा एलिमेंट भी आपको 2 का कंट्रीब्यूशन दे दे तो 2 + 2 4 हो जाए, यानी कि ये एक पॉसिबल केस लग रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 हो जाए। तो अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म कर देता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स लिख देता हूँ जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 हो जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। तो हम लोग उस मैट्रिक्स को लिखते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 4 है। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो पहला एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो को हम लोग 1 लेते हैं। अब इस एलिमेंट से मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं। तो जब हम लोग इसका को फैक्टर लेंगे तो क्या होगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस आता है तो ऑलरेडी अगर यहाँ पर एक -1 रहे तो दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी कि मैं इसको 1 कर दूँ और इसको -1 कर दूँ। पहला एलिमेंट 1 है, तो जो हम लोग इस फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1 1 -1 यानी कि 1 -1 +1 यानी कि 2, यानी कि ये एलिमेंट तो 2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब दूसरा एलिमेंट क्या हो, दूसरा एलिमेंट में हम लोग जानते हैं कि जब इसका को फैक्टर लेते हैं तो -1 to the power i + j आता है और यहाँ पर i 1 है, j 2 है, तो -1 to the power 3 होने से यहाँ पर एक -1 का टर्म रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूँ तो वो वाला -1 और ये -1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि मुझे प्लस मिलने के चांसेज हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि दूसरा एलिमेंट यहाँ पर -1 लिख देते हैं। अब ये -1 लिख दिया और यहाँ कर देते हैं 1 और 1, ताकि जब इसका को फैक्टर लेंगे इस -1 वाले एलिमेंट का तो क्या होगा, 1 × 1 1 -1 × -1 यानी कि -1 यानी कि ये दोनों मिलकर के भी 2 दिया, ठीक है। और ये -1 है और को फैक्टर के कारण माइनस एक और आएगा तो वो मिलकर के भी +1 हो जाएगा, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसके कारण क्या हो जाएगा, माइनस तो एक रहेगा ही क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट है, इंटू -1
इंटू करना पड़ेगा, 1 इंटू 1 हो गया 1, माइनस ऑफ माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1। तो इस पूरे को करेंगे तो ये भी आपको 2 का कंट्रीब्यूशन देगा। तो 2 प्लस 2 मुझे 4 मिल गया, तो इसको हम लोग 0 भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस P मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लीजिए, बहुत सिंपल है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आएगी। तो ये अभी मैंने थिंकिंग अलाउड किया है कि ये मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमेशा थॉट प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिर्फ कहने से कि हाँ एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसका डिटर्मिनेंट 4 है और कहीं से आप सोल्यूशन देख लीजिए, देख करके रट लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद से सोचिए कि आपको चाहिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, तो अलॉन्ग फर्स्ट रो अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मुझे इससे 2 मिल जाए और इससे 2 मिल जाए, इससे 2 मिल जाए यानी कि यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, तो एक -1 तो मुझे देना पड़ेगा ताकि ये माइनस ऑफ -1 करने पे +1 हो जाए। तो इस एलिमेंट के से मुझे 2 का कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब मुझे इस एलिमेंट से भी 2 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, और ये एलिमेंट कहाँ है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो जब हम लोग को फैक्टर लिखेंगे तो इसके पोजीशन के कारण एक -1 आता है, तो उस -1 के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने टर्म को ही यहाँ पर -1 कर दिया ताकि ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाए। ठीक है, यानी कि +1 हो गया। अब जब इस एलिमेंट का को फैक्टर लेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 माइनस ऑफ दिस -1, ऐसे होता है ना को फैक्टर। तो इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन भी आ गया 2, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया 4।